हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक तुगलक वंश के ऊपर होने वाला है। इसके पहले वीडियो में हमने जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है उसमें दिल्ली सल्तनत का परिचय देखा था और उसके बाद हमने जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, उसे विस्तार से चर्चा किया था। अब क्रमिक रूप से हम अगले वंश जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है उस पर चर्चा करने वाले हैं, तुगलक वंश के बारे में, ताकि तुगलक वंश से आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। तुगलक वंश के ऊपर आपकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित होनी चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तुर्की वंश था। हमने पढ़ा था कि जो लोदी वंश है वो प्रथम अफगान वंश था, बाकी सभी तुर्क थे। तो जो तुगलक वंश था, हमने ये भी देखा था परिचय वाले वीडियो में कि तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन किया और इनका जो कार्यकाल है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक है। कुछ इतिहासकार इसे 1398 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इनका लगभग 94 वर्षों का शासनकाल था, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो तुगलक वंश है आखिर इसकी स्थापना कौन करता है ना? तो भाई जैसे हमने देखा था पिछला वीडियो, कौन सा, खिलजी वंश है ना। तो खिलजी वंश में जो अंतिम खिलजी वंश का शासक होता है कि कौन, नसीरुद्दीन खुसरो शाह है ना। नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके जो गाजी मलिक है या गयासुद्दीन तुगलक, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, गाजी मलिक कहूँ या गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो किसने की और कब की ये तो समझ में आ गया। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, तुगलक वंश के शासनकाल में ही जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सीमा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और इस वंश के शासकों में हम प्रमुख रूप से 3 शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? तो एक जो इसके संस्थापक है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों मुख्य हैं जिनसे तुगलक वंश से जो भी शासकों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीनों यही हैं, तीनों मेन हैं। ठीक है, और इस क्रम में चलिए सबसे पहले देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। जो गयासुद्दीन तुगलक है, तुगलक वंश की स्थापना करने से पूर्व खिलजी वंश के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी की जो महत्वपूर्ण अभियान होते हैं, कई महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका होता है। ये उस समय दीपालपुर का गवर्नर होता है। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना करने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक कौन होता है? तो दीपालपुर का गवर्नर होता है। ये खिलजी वंश के शासनकाल में उनके जो महत्वपूर्ण अभियान है उनके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुका होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अंतिम खिलजी शासक है ना, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? तो 1320 ईस्वी में। जो गयासुद्दीन तुगलक है उनकी जो माता है वो हिंदू थी, जाट थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जो है इनकी माता क्या थी? जाट थी, लेकिन इनके जो पिता है वो करौना तुर्क थे। मैंने कोरोना नहीं कहा, करौना। ठीक है, जो कोरोना कल चल रहे वाला नहीं, उनके जो पिता थे करौना तुर्क थे। ठीक है, इसलिए इसे तुर्क वंश भी कहते हैं ना। तो जो गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक है, इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, सर्वाधिक 29 बार है ना। इसी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए थे, इसने सर्वाधिक 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था और इसी की वजह से इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसे मंगोलों के आक्रमण को विफल किया, साथ ही उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा है ना। इसलिए उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और गयासुद्दीन तुगलक के अन्य और नाम है जिसे आप याद रखेंगे, गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक। ठीक है, गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक ये प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी या अपने नाम के आगे गाजी लगाया था। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी
गाजी जो इसने अपने नाम के आगे लगाया था उसका मतलब होता है काफिरों का कातिल, ठीक है। तो गाजी तुगलक, गाजी बेग तुगलक, इसी के कारण इसका जो वंश है आगे चलकर तुगलक वंश कहलाया, तुगलक वंश के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो इनके नाम हो गए, आपको याद रखने हैं। गयासुद्दीन तुगलक कहे, गाजी बेग तुगलक कहे, गाजी तुगलक कहे या फिर गाजी मलिक कहे, ये तीन सभी व्यक्ति एक ही हैं। ओके, अब इनके थोड़ा से कार्य देख लेते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि इनके शासनकाल से जो कार्य हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जो हमने अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ा था, उसने सैन्य प्रथा में क्या किया था, हुलिया एवं दाग प्रथा लागू की थी, है ना। हुलिया और दाग प्रथा जो लागू की थी, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या है हुलिया और दाग प्रथा, मैंने वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा लागू की थी, उसे ही इसने गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, व्यवस्थित रूप से लागू किया। और उसने जो बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली अपनाई थी, इसे इसने अपनाया नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और हमने पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने क्या किया था, कर को बढ़ाकर हाफ कर दिया था, 1/2 कर दिया था, है ना। तो इसने गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से कर जो है 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने उपहार में दी गई भूमि, भेंट में दी गई, वेतन के रूप में जो दी गई भूमि थी, उसको वापस ले लिया था और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, उसको इस गयासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया, ठीक है। जो खालसा भूमि में उसने परिवर्तित कर दिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसको कौन वापस कर दिया, ये गयासुद्दीन तुगलक वापस कर देता है। और कर जो है उसको हाफ से 1/3 कर देता है, 1/3 कर देता है, ठीक है। 1/2 से 1/3 कर देता है, थोड़ा उदार प्रवृत्ति का होता है। इसने कृषि के लिए नहर एवं कुएं खुदवाए, ठीक है, आप याद रखेंगे, इसने नहर और कुएं खुदवाए। और ये सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने नहर खुदवाए, ठीक है, नहर का निर्माण करवाए, ये प्रथम शासक था। और जो तुगलक वंश है, इन्होंने सबसे अच्छा कार्य ये किया था कि जो कृषि है इसके विकास के लिए सभी ने नहर वगैरह का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये जानते थे कि जो भारत है विशाल देश है ना, अभी भी कृषि प्रधान है। तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत था, इनका जो क्षेत्र था वो दोआब क्षेत्र के आसपास भी था, है ना। तो कृषि जो है उन्नत हो सकता था, इसलिए इन्होंने क्या किए, उन कृषि के विकास के लिए नहर एवं कुओं का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसने एक शहर बसाया, तुगलकाबाद, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, दिल्ली के पास इसने एक शहर बसाया, तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद शहर किसने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, ये भी आप याद रखेंगे। इसने डाक विभाग की स्थापना की, ठीक है। इसने क्या किया, डाक विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसने क्या किया, डाक विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए इंसा के नाम से जानते थे। और इसका जो हेड होता था, मुखिया, यानी दीवान ए इंसा या डाक विभाग का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, तो बरीद ए मुमालिक होता था। कौन होता था, बरीद ए मुमालिक होता था, ठीक है। इसके 2 विजय अभियान है, मतलब इसने 2 युद्ध किया, अभियान चलाया, विजय अभियान, जिसे हम एक वारंगल के विजय अभियान के नाम से जानते हैं और एक बंगाल के विजय अभियान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पहला अवसर था जब सल्तनत काल का, मतलब सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है उसका विस्तार बिहार तक हो चुका था। ये बंगाल विजय अभियान के लिए जाता है, वहाँ से लौट रहा होता है ना। तब जो उत्तर प्रदेश का एक अफगानपुर करके एरिया है, वहाँ पर जो इनके पुत्र हैं, कौन, जौना खां, वो क्या करते हैं, इनके स्वागत के लिए या आराम करने के लिए वहाँ पर एक लकड़ी का महल बनवाते हैं। और कहा जाता है कि वो जो महल है वो इस तरह से बनाते हैं, इतना कमज़ोर बनवाते हैं, ताकि जो महल है वो हाथी के सिर्फ फिलने से ही या टच करने से ही वो ढह जाए या गिर जाए, है ना। तो होता भी ऐसा ही है कि जब गयासुद्दीन तुगलक उस महल में ठहरता है तो जो महल है वो लकड़ी का बना होता है, पूरी इमारत उसके ऊपर गिर जाती है और वहीं पर ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कब की बात होती है, तो 1325 ईस्वी की बात होती है। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है और इसे कहा जाता है कि जौना खां ने ही गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या करवाई थी। अब ये कहाँ तक सत्य है ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। या फिर वो इत्तेफाक है कि जो महल है वो उनके ऊपर गिर गया, यह हादसा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि जो जौना खां है इन्होंने ही वो महल ऐसा बनवाया था ताकि उनके जो गयासुद्दीन तुगलक है उनके ऊपर ये महल गिर जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो देखिए इस पूरी स्टोरी में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि एक सूफी संत होते हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है।
कौन? निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत है, याद रखना आपको, क्योंकि इन्होंने एक डायलॉग कहा था इस समय। देखिए जो निजामुद्दीन औलिया हैं ये तुगलक वंश के जो जौना खां इनके भी गुरु होते हैं ना। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है इनका निजामुद्दीन औलिया से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। तो जब इन्हें पता चलता है कि वो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पर है, ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया है वो दिल्ली पर है, तो गयासुद्दीन तुगलक उस तक संदेश भिजवाता है कि मेरे पहुंचने से पहले आप वहां से चले जाएं, ठीक है, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप वहाँ से चले जाएं। निजामुद्दीन औलिया को अंदेशा हो जाए रहता है कि जौना खां कुछ षड्यंत्र रच रहा है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक कभी वापस नहीं लौट पाएगा दिल्ली, है ना। तो वो क्या करता है, गयासुद्दीन तुगलक तक संदेश पहुंचवाता है कि हनूज दिल्ली दुरस्त, है ना, जो हम डायलॉग सुनते हैं हनूज दिल्ली दुरस्त। तो ये किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था, जिसका मतलब क्या होता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अब ये उन्होंने किस सेंस में कहा था आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक से आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी थी। अब हम देखते हैं जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। कब बैठता है? तो 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और इनका जो मूल नाम होता है या पूर्व नाम होता है वो जौना खां होता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और ये उलुग खां की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो इनका मूल नाम क्या होता है? जौना खां, जूना खां एक ही है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और ये उलुग खां की उपाधि धारण करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इनका जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 ईस्वी तक होता है, ठीक है। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक होता है। तो इसी के ही शासनकाल में मोरक्को या मूर देश, ठीक है, मोरक्को या फिर मूर देश निवासी इब्न बतूता भारत आता है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? देखिए इनका जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 तक है। तो इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को निवासी या मूर देश का निवासी कौन? इब्न बतूता भारत आता है। और इब्न बतूता ने एक रचना की है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, किताब उल रहला, ठीक है। क्या रचना की है? किताब उल रहला। और जो हमने गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दीवान इंसा यानी डाक विभाग के बारे में देखा था ना, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा इसने अपने बुक में की है, किताब उल रहला में, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या करता है? तो ये इब्न बतूता है, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और 1342 ईस्वी में सुल्तान का दूत बनाकर, सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजता है, ठीक है। और जो इब्न बतूता है इसने अपनी किताब लिखी थी ना, किताब उल रहला, उसमें अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, ठीक है। अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस में किया है? तो किताब उल रहला में किया है, ठीक है। तो इब्न बतूता से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसी के ही शासनकाल में जो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई होते हैं वो दक्षिण में, है ना, दक्षिण भारत में क्या करते हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में शासक कौन होता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के ही शासनकाल में, ठीक है, इसी के ही शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमन शाह के द्वारा क्या किया जाता है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो साम्राज्य जो है वो स्थापित होते हैं। कौन कौन से? एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। देखेंगे आप, इसे बहुत सारे विषयों का ज्ञान होता है, जैसे आप गणित देख ले, दर्शन शास्त्र देख ले, औषधि शास्त्र देख ले, धर्मशास्त्र, बहुत सारे विषयों का ये ज्ञाता होता है। फिर भी इसकी जो कुछ अभियान है, योजनाएं हैं, जो कंटिन्यू असफल होते जाती हैं, इसलिए इसे सल्तनत काल में मूर्ख शासकों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बहुत बुद्धिमान होते हुए भी इसके जो अभियान है वो बहुत असफल हो जाते हैं, इसकी वजह से ये मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए
ये बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन वो अपने समय का जो समय है, जो अपना शासनकाल है, उससे 100 साल बाद जो टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए, उस योजनाओं को वो पहले से सोचकर लागू करने की कोशिश करता है, जो असफल हो जाता है, जिसकी वजह से ही इसे मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो इसने लागू की और वो असफल हो गई। ठीक है, इसने सबसे पहले दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। ठीक है, जो दोआब क्षेत्र थे, दोआब क्षेत्र क्या होता है, जो दो नदियां होती है ना, उनके बीच का क्षेत्र। आब मतलब नदियां है ना, जैसे दो नदी बह रही है, इधर से गंगा इधर से यमुना, तो उसके जो बीच का क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो उस दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी, 50% टैक्स वो वसूलना चाहता था। देखिए, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करना एक अच्छी योजना थी, क्योंकि देखिए जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था उत्तम होगी वहाँ पे कृषि भी अच्छी होगी, है ना। तो इसने खाली राजकोष को भरने के लिए दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि तो की, पर इसका किस्मत खराब था, ऐसा कहूँ या क्या कहूँ, बैड लक कहूँ। ठीक है, क्या हुआ, जब इसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की, उस समय अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ गया और कुछ दिनों के बाद वहाँ प्लेग महामारी भी फैल गई। इसकी वजह से कृषि की उपज जो है अच्छी हो नहीं सकी, लेकिन ये कर वसूलना चाहता था, है ना। लेकिन अब भाई अकाल पड़ गया है, प्लेग महामारी भी फैल गई है, तो क्या वहाँ से कर मिल पाएगा, है ना। इसलिए इसका जो ये अभियान था या ये योजना थी, जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना थी, वो असफल हो गई। ठीक है, तो इसकी जो ये पहली योजना थी वो असफल हो गई। दूसरा इसने क्या किया, तो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। ठीक है, इस कृषि विभाग का नाम भी आपको याद रखना है। कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने अमीर कोही के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दीवाने अमीर कोही ये क्या करते थे, ये जो दीवाने अमीर कोही विभाग था, कृषि विभाग था, ये कृषि फॉर्म योजना चलाता है, जिसके तहत जो आसपास के क्षेत्र होते, भूमि क्षेत्र होते हैं ना, कृषि योग्य क्षेत्र होते हैं, उसे अधिग्रहित कर उस पर कृषि करते हैं ना, ताकि जो राजकीय खजाना है या राजकोष से उसे भरा जा सके। तो ये योजना असफल क्यों हो जाती है, क्योंकि सिंचाई के साधन उपयुक्त नहीं होते, वर्षा भी कम होती है और भ्रष्ट अधिकारी बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण इसकी ये योजना भी असफल हो जाती है। तीसरा इसने क्या किया, तो राजधानी परिवर्तन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। तीसरा इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन, यानी जो दिल्ली थी राजधानी, उसे परिवर्तित करके वो दक्षिण में देवगिरी, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था ना, देवगिरी, वहाँ पर अपनी राजधानी बनाना चाहता था। तो देवगिरी को राजधानी बनाने के लिए इसने क्या किया, जो दिल्ली के निवासी थे या दिल्ली की जनता थे, उसे सजा देना भी चाहता था। ठीक है, तो उनके साथ दिल्ली को छोड़कर वो उनके साथ कहाँ आ गया, देवगिरी की ओर चल पड़ा, देवगिरी को राजधानी बनाने के लिए निकल पड़ा। एक वजह ये भी थी कि वो मंगोल आक्रमण को भी, जो दिल्ली पर बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो उसे विफल करने के लिए या वहाँ से चाहता था कि सेंटर में रहकर वो अपने शासन को चलाना चाहता था, इसलिए भी वो देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। ठीक है, तो क्या किया उसने, जो दिल्ली की जनता थी उसको लेकर आ गया देवगिरी, और देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी का नाम क्या रखा, दौलताबाद, आपको ये भी याद रखना है। तो इस दौलताबाद में क्या किया, अपनी राजधानी बनाने के लिए राजधानी को परिवर्तित कर दिया, लेकिन जो दिल्ली की जनता थी उसे कुछ समय के बाद अपने जो पैतृक आवास है, पैतृक निवास है, उसकी याद आने लगी, तो वो वापस लौट गए, है ना। तो उसका ये अभियान भी असफल हो गया। क्या हुआ, राजधानी दिल्ली से देवगिरी वो परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन जो दिल्ली की जनता थी वो वापस दिल्ली चली गई, है ना। तो इसका ये अभियान भी असफल हो गया। ठीक है, इसके जो पुराने 3 अभियान थे वो तो असफल हो गए थे, है ना, उसकी वजह से राजकोष भी खाली हो गया था। तो इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का चलन कर दिया। जो हम मुद्रा जो यूज करते हैं वो भी एक सांकेतिक मुद्रा ही है। ठीक है, क्योंकि जो हम 100 रुपए का नोट पकड़ते हैं या 500 का नोट पकड़ते हैं, वो एक कागज का टुकड़ा होता है ना, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है, जितना आप उससे सोने या चांदी खरीद सके उस मूल्य के रूप में होती है ना। तो एक सांकेतिक मुद्रा ही है ये भी। वैसे ही वो उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिसका मतलब क्या था कि जो
चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उसके मूल्य के बराबर ही इसने तांबे के सिक्के जारी कर दिए। मतलब जो तांबे के सिक्के वो चला रहा था सांकेतिक मुद्रा के रूप में, उसे उसका जो मूल्य है वो चांदी और सोने के सिक्के के बराबर कर दिया। तो अब जो ये सिक्के इसने चालू किए उसमें ना तो कोई सरकारी मुहर होती थी, ना ही ऐसा कोई चिन्ह होता था जिसकी वजह से पहचाना जा सके कि यही सरकारी सिक्का है। और तांबा जो है आसानी से गल जाता था, तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों में ही टकसाल खोल लिया, अपने घर में ही वो सिक्कों की ढलाई करने लगे, है ना। तो इससे क्या हो गया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई और फिर ये योजना भी असफल हो गई, है ना। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, अच्छी सोच थी, अच्छा किया था इसने, लेकिन असफल हो गई, सही तरीके से नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद इसने खुरासान अभियान चलाया, ठीक है। खुरासान अभियान में जाने के लिए इसने क्या किया, जो अपने सैनिक थे उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। लगभग 4-4.5 लाख तक की जो राशि थी वो अपने सैनिकों को अग्रिम रूप से ही दे दिया खुरासान अभियान में, जिससे राजकोष जो है खाली हो गया, ठीक है। अब जब दिल्ली और खुरासान के बीच युद्ध होना था तो राजनीतिक परिवर्तन के कारण युद्ध हुआ ही नहीं और दिल्ली और खुरासान के बीच संधि हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इसका जो ये अभियान है वो असफल हो गया, ये जो इसकी योजना थी वो भी असफल हो गई, है ना। अब कराजिल अभियान में क्या होता है, तो कराजिल अभियान में सेना को विजय तो प्राप्त होती है, पर वहाँ से जब वो लौट रहे, कराजिल कहाँ होता है, कश्मीर वाला क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ हिमालय वाला जो पर्वत है उसे पार करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो अत्यधिक ठंड होती है, जब वहाँ से सैनिक वापस लौट रहे होते हैं दिल्ली की ओर, तो अत्यधिक ठंड के कारण, जो हिंदू कुश पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ से अत्यधिक ठंड के कारण दिल्ली लौटते लौटते सिर्फ 2 से 3 सैनिक ही बचते हैं, बाकी सैनिक ठंड के कारण मर जाते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को अपार धन और जन की हानि होती है, तो उसका ये खुरासान और कराजिल अभियान दोनों असफल हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं 5 जो असफल योजनाएं हैं, इन्हीं के कारण इसे पागल सुल्तान, स्वप्नशील या फिर रक्त पिपासु की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो पागल सुल्तान किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त पिपासु किसे कहा जाता है, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक को। स्वप्नशील शासक किसे कहा जाता है, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो है 1351 ईस्वी में ज्वर से पीड़ित होने के कारण हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है, बदायूं करके एक विद्वान होते हैं, वो कहते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ठीक है। एल्फिंस्टन ने इन्हें पागल सुल्तान कहा था, एल्फिंस्टन ने ही इन्हें पागल सुल्तान कहा था। और जो जियाउद्दीन बर्नी है, उन्होंने इसे विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा था, ठीक है। तो ये तीनों भी आप याद रखेंगे। पागल सुल्तान किसने कहा था, तो एल्फिंस्टन ने कहा था। विरोधी गुणों का सम्मिश्रण किसने कहा था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। और राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ये किसने कहा था, तो बदायूनी ने कहा था, ठीक है। बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, इसका चचेरा भाई होता है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1388 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। जो एक फिरोज शाह तुगलक है, ये अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। कितने बार करवाता है, तो 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। और इसने क्या किया, लगभग 1360 ईस्वी में जो उड़ीसा का जाजनगर है ना, वहाँ पर आक्रमण किया। और अभी जो हम पुरी में जगन्नाथ मंदिर देखते हैं, तो उस जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। किसने किया, जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक है। कब किया, तो 1360 ईस्वी में किया। इसके बाद 1361 ईस्वी में जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के नागरकोट पर आक्रमण किया और वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया, ठीक है। पहले 1360 में कहाँ जाजनगर उड़ीसा में आक्रमण करता है और वहाँ के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर देता है। फिर 1361 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करता है, तो हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में आक्रमण करता है और वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर देता है, ठीक है। अपने इन दोनों विजयों से ये खुश होकर क्या करता है, 1362 ईस्वी में थट्टा सिंध पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ पर ये असफल हो जाता है। ये इसका अंतिम सैन्य अभियान होता है, ठीक है।
इसने जो अशोक के, हमने पढ़ा था ना, अशोक मौर्यकालीन जो अशोक थे उसके 2 स्तंभ थे मेरठ और टोपरा के, उसे वहाँ से लेकर कहाँ गया, दिल्ली आ गया। तो आपको याद रखना है कि मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ थे उसे दिल्ली लाने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, और इसने 5 शहर बसाए, 5 नगर बसाए। ठीक है, एक तो जौनपुर, अपने जो बड़े भाई है ना, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पूरा मूल नाम क्या था, जूना खान था, है ना। तो अपने बड़े भाई की स्मृति में, अपने चचेरे भाई की स्मृति में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कौन सा नगर बसाया, तो अपने नाम पर 2 नगर बसाए, एक फिरोजाबाद और एक फिरोजपुर। ठीक है, 3 नगर ऐसे याद हो गए, एक जौनपुर, एक फिरोजाबाद, एक फिरोजपुर। इसने हरियाणा में हिसार नगर बसाया। ठीक है, हरियाणा में एक हिसार नगर बसाया, और एक अंतिम नगर आप याद रखेंगे तो फतेहाबाद। ठीक है, तो ये 5 नगर किसने बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। ठीक है, और इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण हम देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के समय से हो रहा है ना, तो इसने भी 5 नहरों का निर्माण करवाया और लगभग 1200 बाग बगीचे बनवाए। ठीक है, और लगभग 1200 बाग बगीचे बनवाए। इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। हमने देखा था कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। फिर इस कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, और इसने और क्या किया, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये वही मैदान है जो हम अभी देखते हैं ना, फिरोज शाह मैदान, वही। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग का मैदान भी किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक, तो ऐसे याद रह सकता है। ओके, इसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही क्या है, तो इसकी आत्मकथा है, किसने लिखी, तो आत्मकथा है तो जाहिर सी बात है फिरोज शाह तुगलक ही लिखेगा। लेकिन इसके दरबारी कवि थे कौन, जियाउद्दीन बरनी, है ना। तो जियाउद्दीन बरनी जो इसके दरबारी कवि थे, उसने क्या लिखा, तारीखे फिरोज शाही। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा, जियाउद्दीन बरनी ने। लेकिन फुतुहाते फिरोज शाही ये आत्मकथा है, किसने लिखा, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो 24 प्रकार के टैक्स चल रहे थे उस समय, जो खिलजी वंश के समय से चले आ रहे थे 24 प्रकार के टैक्स, उसे घटाकर सिर्फ 4 टैक्स वसूले। कौन कौन से, तो जजिया, जकात, खराज और खम्स। ठीक है, जजिया, जकात, खराज और खम्स। तो हमने इसको तो पिछले वीडियो में डिटेल किया ही है, एक बार और देख लीजिए। जो जजिया कर थे वो किससे लिए जाते थे, तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और जो जकात है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, इसने खराज और खम्स भी लिया। तो खराज क्या था, तो ये भूमि कर था। ठीक है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो खिलजी वंश में हमने देखा था कि 1/3 होता था। ठीक है, इसने और घटाकर सिर्फ 1/5 कर दिया। ठीक है, 1/5 कर दिया, 1/5 भाग लेने लगा। ठीक है, और खम्स क्या होता था, तो युद्ध में लूटा हुआ धन था। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने अपने प्रशासनिक कार्य में सहूलियत के लिए क्या किए, बहुत सारे विभाग बनाए। ठीक है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से विभाग है जिसने की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो एक तो देखेंगे दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। ठीक है, तो ये क्या विभाग था, तो ये दास विभाग था। इसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, दीवाने बंदगान। ठीक है, तो बंदगान, बंदी टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा है ना, बंदगान बंदी, तो बंदी कौन होंगे, दास होंगे, गुलाम होंगे। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि दास विभाग का नाम क्या था, तो दीवाने बंदगान था। इसके बाद इसने एक दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। तो ये क्या होगा, अब देखिए खैरात देना मतलब क्या होता है, दान देना। तो ये दान विभाग है। ठीक है, दान देने वाला विभाग है कौन सा, दीवाने खैरात। तो दीवाने बंदगान कहूँ, दीवाने खैरात कहूँ, इसकी स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने ही की। इसके बाद दीवाने सफ़ा और दारुल ए सफ़ा, है ना। दारुल ए सफ़ा क्या होता था, तो दारुल ए सफ़ा खैराती अस्पताल था, यानी निःशुल्क अस्पताल था। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती थी। ये एक बिल्कुल खैराती अस्पताल था। कौन सा, दारुल ए सफ़ा। ठीक है, और दीवाने सफ़ा क्या था, तो ये एक दवा खाना था। ठीक है, दवा खाना का विभाग था कौन, दीवाने सफ़ा, दीवाने
दीवाने में वह आ रहा है इसलिए दवा खाना है, दारुल में वह नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो क्या है, खैराती अस्पताल है। अस्पताल का ला और दारुल का ला तो एक ही है, ऐसे आप याद रखिए, कैसे भी आप याद रखिए, याद रखने से मतलब है, ठीक है। और इसने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक है। लोक निर्माण विभाग PWD जो आप जानते हैं, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की। डाक विभाग की स्थापना किसने की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है। इससे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, और इसने जो सिंचाई के लिए इतने सारे नहर कुएं सभी का निर्माण करवाया ना, तो उसके ऊपर इसने एक सिंचाई कर लगाया जिसे हके सर्ब कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, हके सर्ब कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, हके सर्ब जो कर लगाने वाला, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो शासक आते हैं उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो अंतिम शासक है कौन, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल लगभग 1398 से 1399 ईस्वी के बीच का होता है, और इसी के ही समय जो 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। कौन होता है ये तैमूर लंग, तो ये जो तैमूर लंग है वो मध्य एशिया के चुगताई तुर्क होता है, ठीक है। मध्य एशिया की एक जाति होती है चुगताई तुर्क, तो चुगताई तुर्क होता है, और इसकी जो राजधानी होती है वो समरकंद होती है, ठीक है। क्या होती है, समरकंद होती है। जो तैमूर लंग है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन होता है, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह होता है, ठीक है। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है और वहां से वापस समरकंद लौट रहा होता है, तो खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो शासक है उस गवर्नर बनाकर वापस अपने समरकंद वापस लौट जाता है, ठीक है। किसे, खिज्र खां को बनाता है, और यही खिज्र खां होता है जो सैयद वंश की स्थापना करता है। तो आगे हम 1414 ईस्वी में पढ़ेंगे सैयद वंश के संस्थापक के बारे में, ठीक है। तो आपको अब तुगलक वंश से सब इतनी ही चीजें याद रखनी है। जो प्रमुख शासक है कौन, एक गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल सुल्तान या मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जिसने बहुत सारे विभाग की स्थापना की, बहुत सारे कर लगाए, तो इन सभी चीज़ों को एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। और अंतिम शासक के रूप में आपको नसीरुद्दीन महमूद शाह का नाम भी याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।